पिछले सेशन में हम लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नेटवर्क टोपोलॉजी का था। और टोपोलॉजी में आपको पिछले सेशन में बताया ही था कि टोपोलॉजी जो है वो ये बताती है कि किस तरह हमने डिवाइसेस को कनेक्ट किया। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो फिजिकल इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, किस तरह से डिवाइसेस को, मशीनों को, कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट किया गया है और उनके कनेक्ट करने के पीछे का मेथड क्या है, इस मेथड में को टोपोलॉजी नाम दिया गया। कि आपने एक डिवाइस को सीधी लाइन में कनेक्ट कर दिया तो बस हो गया। अगर आपने डिवाइसेस को एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो स्टार हो गया। अगर आपने डिवाइसेस को एक रिंग में कनेक्ट कर दिया, एक घेरे में कनेक्ट कर दिया, तो वो रिंग टोपोलॉजी हो गया। तो टोपोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और टोपोलॉजी की मदद से डिवाइसेस को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, केबल इंस्टॉलेशन और फ्यूचर एक्सपेंशन, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, उनको आपस में जोड़ते वक्त क्या, किस तरीके से जोड़ा गया है, साथ में उनमें केबल कितनी लगेगी, कॉस्ट क्या आएगी और फ्यूचर में एक्सपेंड हो सकता है कि नहीं। टोपोलॉजी जो है वो ये सारे पॉइंट्स कवर करती है। तो पिछले सेशन में हमने कवर किया था बस टोपोलॉजी, जिसमें सीधी लाइन में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की बजाय सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। और रिंग टोपोलॉजी जो है वो शुरू करा था और यहीं तक हमारा, आज हम इसी रिंग टोपोलॉजी से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। रिंग टोपोलॉजी, रिंग एक घेरे को कहते हैं। रिंग माने सर्कल, घेरा। तो हमारी इस रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मशीनें या डिवाइस हम लगाएंगे, चाहे प्रिंटर हो या कंप्यूटर हो, वो एक सर्किल यानी गोल घेरे में रख करके कनेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि हमारे पास जो मशीनें थी उनको एक गोल घेरे में कनेक्ट कर दिया गया। तो एक घेरा जो है रिंग कहलाता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर हैं दे आर अरेंज इन ए सर्कल, एक गोल घेरे में रख करके कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब गोल घेरे में उसकी डायरेक्शन होगी, क्या डायरेक्शन होगी उसकी, क्लॉकवाइज। ये घेरा जो है उसमें डेटा का जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन। अब या तो ये दो दिशा में, किसी घेरे में दो दिशा में चला जा सकता है, घड़ी की सुई की तरफ यानी क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। सिंगल रिंग जो होते हैं, सिंगल रिंग और डुअल रिंग, ये डबल रिंग वाले भी होते हैं, डुअल रिंग और सिंगल रिंग। तो जो डबल रिंग वाले होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में चल सकते हैं रिंग। लेकिन जो सिंगल रिंग, ये एक सिंगल रिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ एक सिंगल रिंग का फिगर बना हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज से सिंगल रिंग का क्लॉकवाइज मतलब ये डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क तब कंप्लीट होगा जब इनके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन पैकेट्स जो है वो एक जगह से, एक नोड से दूसरे नोड को कंप्लीट करते हुए पूरा रिंग कंप्लीट करेंगे, हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इनमें से हर एक डिवाइस इज एक्टिंग एज अ रिपीटर। रिपीटर उसको कहते हैं जो सिग्नल को लेता है और उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी क्षमता को एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देता है, यानी फॉरवर्ड करता है, वो अपने पास नहीं रखता है, स्टडी करता है उन सिग्नल्स को, जो भी मिलता है उसको अपने से ऊपर वाले नोड से, अपने ऊपर वाले डिवाइस से, नोड मींस डिवाइस। तो जो भी आपने लगा रखा है, चाहे प्रिंटर लगा रखा है, कंप्यूटर लगा रखा है, तो हर एक नोड, हर एक डिवाइस या नोड जो आपने कनेक्ट किया है, अगर रिंग में लगा हुआ है तो वो अपने से पहले वाले से सिग्नल लेगा और अपने से आगे वाले को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें मौजूद हर एक नोड जो है, लगा हुआ डिवाइस एक रिपीटर की तरह रोल प्ले करता है, जो सिग्नल को लेता है और आगे बढ़ा देता है, उसको कहते हैं रिपीटर। सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ाने का काम, रिपीट करने का काम रिपीटर नाम का डिवाइस करता है। तो आपके कंप्यूटर एक रिपीटर का रोल भी प्ले करते हैं। ये भी एक फायदा है, इससे सिग्नल कमजोर नहीं पड़ता, सिग्नल वीक नहीं पड़ता। सिग्नल जब किसी मीडिया में चलता है
सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल, ये जब चलेंगे तो वो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया कुछ सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जब सिग्नल एक कंप्यूटर से, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाएगा, तो ये सिग्नल दोबारा से एम्पलीफाई यानी रिपीट करके उन सिग्नल को आगे बढ़ा देगा। इस तरह से पूरा रिंग कंप्लीट होगा। तो इस रिंग नेटवर्क में टोकन पासिंग प्रोटोकॉल, टोकन होता है इस रिंग में, एक रिंग का एक टोकन होता है, और टोकन एक फाइल होती है एक्चुअली में, उसको टोकन बोला जाता है। और वो फाइल जिसके पास होगी वो एक टोकन होता है पूरे नेटवर्क का, और वो पूरे नेटवर्क में घूमता है, और जिसके पास वो टोकन होता है वो डेटा पास करता है। अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर के पास कोई डेटा है और वो इसको पास करना है, तो वो ये डेटा, वो डिवाइस जिसको डेटा ट्रांसमिट करना है, वो उस टोकन को अपने पास रख लेता है। तो ये टोकन घूमता रहेगा, पूरे रिवॉल्व करता रहेगा क्लॉकवाइज। जिस किसी भी मशीन को, हर एक के पास वो टोकन जाएगा। टोकन एक फाइल होती है। तो इस तरह के नेटवर्क को टोकन रिंग कहते हैं। तो टोकन रिंग नेटवर्क में टोकन फाइल, टोकन पासिंग प्रोटोकॉल होता है, जो वो टोकन हर एक के पास बारी बारी से जाता है, और जिसको भी डेटा को ट्रांसफर करना है या डेटा ट्रांसमिट करना है, कुछ डेटा है उसके पास दूसरों को देना चाहता है, वो उस टोकन को कैप्चर कर लेता है, यानी अपने पास रख लेता है, और उसके बाद डेटा ट्रांसफर करके टोकन को छोड़ देता है, यानी रिलीज कर देता है। इस वजह से रिंग नेटवर्क में टोकन पासिंग प्रोटोकॉल यानी टोकन पासिंग सर्विस इस्तेमाल की जाती। तो ये दो तीन खासियत हो गई टोकन रिंग की। एक तो टोकन रिंग नेटवर्क की या रिंग टोपोलॉजी की, कि इसमें डिवाइसेस एक रिंग में लगे रहते हैं, साथ ही वो रिंग जो है वो एक डायरेक्शन में चलता है। वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर सिंगल रिंग है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। इस रिंग में लगा हुआ हर एक डिवाइस रिपीटर का रोल प्ले करता है। रिपीटर मतलब सिग्नल को फॉरवर्ड कर देता है, आगे बढ़ा देता है, उसको जो कुछ भी मिलता है वो आगे बढ़ा देता है सिग्नल को, उसको कहते हैं रिपीटिंग करना सिग्नल की। रिंग नेटवर्क में टोकन पासिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अभी बताया मैंने आपको कि टोकन पासिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कि टोकन जो है हर एक रिंग नेटवर्क में, केवल ऐसा रिंग नेटवर्क में होता है कि एक टोकन होता है रिंग नेटवर्क का। टोकन एक फाइल है, और वो टोकन पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है, सबके पास आता है वो टोकन, एक ही टोकन होता है वो, और बारी बारी से वो सब डिवाइसेस के पास जाएगा। जिस किसी को भी ट्रांसमिशन करना है वो टोकन को अपने पास रख लेगा और डेटा ट्रांसफर शुरू कर देगा। बाकी टोकन का इंतजार करेंगे। तो एक बार में एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफर करता है। ईच नोड रीट्रांसमिट व्हाट इट रिसीव्स। हर एक नोड टोकन को रिसीव करता है और उसी टोकन को आगे पास कर देता है। इस वजह से जो कुछ भी इस नेटवर्क में जो भी डिवाइस जो कुछ भी रिसीव करते हैं अपने पड़ोसी को या अपने से आगे आने वाले डिवाइस को, वो रीट्रांसमिट कर देते हैं। ईच नोड, हर एक डिवाइस रीट्रांसमिट्स, ट्रांसमिशन कर देता है दोबारा से व्हाट इट रिसीव्स। तो इनमें से हर एक डिवाइस जो कुछ भी रिसीव करता है उसी को आगे फॉरवर्ड कर देता है, और ये रिंग जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो इसमें सिग्नल लॉस होने की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, यानी इस नेटवर्क में जो भी डिवाइस लगे रहेंगे उनको लगातार एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, सिग्नल लॉस नहीं होगा इनके बीच में। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का क्या महत्व है, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? ये टोपोलॉजी बहुत तेज चलती है। क्यों? क्योंकि रिंग छोटा होता है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट नहीं किया जाता है। ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए फिर दूसरी स्टार टोपोलॉजी को यूज किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज मच फास्टर। इस टोपोलॉजी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्मेंस मतलब स्पीड, परफॉर्मेंस गिनी जाती है ताकत और स्पीड से। तो परफॉर्मेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज मच फास्टर। इस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर करने की और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होने की वजह से ये टोपोलॉजी जो है जल्दी डेटा ट्रांसमिशन करती है, मच फास्टर, ज्यादा तेज होती है। बिकॉज द केबल हैंडल्स द डाटा फ्लो बिटवीन टू मशीन्स।
केबल ही डेटा फ्लो को हैंडल करती है, यानी डिवाइसेस को नहीं। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में अगर हम इसका कंपैरिजन स्टार टोपोलॉजी से करें, तो अगर इनमें से किसी एक मशीन के पास डेटा होगा तो वो खुद नहीं हैंडल करेंगी, ये जो स्विच या हब लगा है ये इनको हैंडल करेगा, इसको कहाँ भेजना है ये तय करेगा ये। वहीं दूसरी ओर रिंग टोपोलॉजी में डेटा को किधर जाना है ये वायर तय करेंगे, और वायर में ही डेटा फ्लो हो रहा है तो डेटा फ्लो ज्यादा तेज होता है, बिकॉज द केबल हैंडल्स द डेटा फ्लो बिटवीन द टू मशीन। तो केबल में ही डेटा है और केबल ही ये तय करता है कि उसको किस मशीन के पास जाना है, तो इस वजह से ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन होता है। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज आइडियल फॉर P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक छोटा नेटवर्क जिसमें 10 कंप्यूटर लगे रहते हैं, तकरीबन 10 से 20 कंप्यूटर के बीच में जो छोटा कंप्यूटर, जो छोटा नेटवर्क होता है, छोटा लैन होता है, उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहा जाता है। तो एक छोटे लैन के लिए, एक छोटे पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग और डेटा फाइल को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक नेटवर्क में सबसे बढ़िया टोपोलॉजी यही है। दिस इज टोकन बेस्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ये एक टोकन बेस्ड, आपको अभी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि टोकन होता है इसमें, और जिस व्यक्ति के पास टोकन होता है, जिस नोड के पास, वही डेटा ट्रांसफर करता है, टोकन घूमता रहता है। इस वजह से इसमें टोकन बेस्ड टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में टोकन बेस्ड नेटवर्क होता है, तो टोकन बेस्ड नेटवर्क टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और ये टोकन पूरे नेटवर्क में रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है, और जिसको ट्रांसमिशन करना है वो इस टोकन को कैप्चर कर लेता है, यानी अपने पास रख लेता है। वो नोड जिन्होंने टोकन को कैप्चर किया रहता है, दे में ट्रांसमिट द डेटा, वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का नुकसान, देखिए रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये रिंग में अगर एक भी कंप्यूटर खराब हो गया तो रिंग बनना बंद हो जाएगी। तो कोई कंप्यूटर, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द रिंग अफेक्ट्स द होल नेटवर्क। रिंग में अगर एक भी कंप्यूटर फेल हो गया या बंद हो गया या खराब हो गया तो आपका रिंग जो है वो बंद हो सकता है, जिसकी वजह से अब ये बाकी कंप्यूटर चल रहे थे लेकिन सिर्फ ये मशीन खराब थी, लेकिन बंद सब कुछ हो गया। तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि आपको पता लगाना पड़ेगा किसकी वजह से रिंग खराब हुआ, क्योंकि सभी ने काम करना बंद कर दिया। तो ये पता लगाना, एक बड़ा रिंग हो अगर तो बहुत डिफिकल्ट होता है पता लगाना कि कौन सा मशीन में की खराबी से रिंग बंद हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट ए रिंग नेटवर्क। एक तो फेलियर हो जाने पे पूरा रिंग इफेक्ट होता है, दूसरी बात इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट मतलब किसी भी दिक्कत को पता लगाने के काम को कहते हैं ट्रबल शूटिंग करना। गलतियां पकड़ने के काम को, गलती पकड़ने के काम को ट्रबल शूटिंग करना कहते हैं। ट्रबल शूट करेंगे, नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग की जाती है, एरर्स को फाइंड आउट करा जाता है, लेकिन अब तो सारे कंप्यूटर बंद हो गए, तो इस वजह से ट्रबल शूट करने में रिंग नेटवर्क में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है असली एरर वाले कंप्यूटर तक पहुंच करके दूर करने में, क्योंकि सभी बंद हो गए, काम करना सभी ने बंद कर दिया। एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर्स डिस्टर्ब्स द नेटवर्क। अगर ये एक रिंग नेटवर्क है और इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसी नेटवर्क को ले लें कि एक नेटवर्क 4 कंप्यूटरों का बना है, अब अगर ये बन के तैयार हो गया, रिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर इसमें 6 कंप्यूटर और जोड़ने हो तो अब तो रिंग कंप्लीट हो चुका है, एडिंग करना दिक्कत होगी। तो इसी वजह से इसमें एडिंग और रिमूविंग, यानी किसी भी नए डिवाइस को जोड़ना और निकालना पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब, पूरा नेटवर्क बंद करना पड़ेगा। तब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा। जितनी देर नेटवर्क डाउन रहेगा उतनी देर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। इस वजह से रिंग टोपोलॉजी जो है वो चलती तो तेज है लेकिन ज्यादा देर के लिए बंद नहीं की जा सकती, और इसके ये परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन इसके साथ में आपको डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर एक भी डिवाइस खराब हुआ या रिंग में कुछ भी खराबी हुई, रिंग के जो है कनेक्शन पॉइंट्स खराब हो गए तो पूरा रिंग बंद हो जाता है। साथ ही ट्रबल शूटिंग
और जोड़ना, नया निकालना, डिवाइसेस को कनेक्ट करना नए और रिमूव करने पुराने डिवाइसेस को डिस्टर्ब कर देता है पूरे नेटवर्क को। इस तरह से हमारे पास रिंग नेटवर्क के ये एडवांटेजेस हैं, अगर तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। हमारे पास कुल मिलाकर के 5 to 6 टोपोलॉजीज हैं, उसमें रिंग के बाद बारी आती मैश टोपोलॉजी। मैश मींस जो मिक्स करके करी गई हो, सब कुछ मिला दिया गया हो, मैश करा गया है इसको। तो मैश टोपोलॉजी जो है वो सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी में गिनी जाती है। वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी है। जनरली छोटी जगह पे, छोटे नेटवर्क में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कनेक्शन पॉइंट कॉम्प्लिकेसी इनके अंदर है। क्या होती मैश टोपोलॉजी? किस तरीके से मैश टोपोलॉजी में डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया होता है? मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड या हर एक डिवाइस, जितने भी डिवाइस हैं उनसे इंडिविजुअली कनेक्ट की जाती है। जैसे अगर हम इस टोपोलॉजी को करें तो इसमें जो मेरा एक मशीन है उसको अपने से ऊपर वाले और अपने से नीचे वाले डिवाइस से कनेक्ट किया गया है, प्रीवियस और लोअर। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो डिवाइस को सिर्फ स्विच से कनेक्ट किया गया है। लेकिन मैश टोपोलॉजी में डिवाइस को नेटवर्क में जितने भी दूसरे डिवाइस हैं सबके साथ इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये अगर डिवाइस, हम फॉर एन एग्जाम्पल इस डिवाइस को, इस कंप्यूटर को या इस पीसी को ले लें, तो इस पीसी को इससे भी कनेक्ट किया गया है, इसको इससे भी कनेक्ट किया गया है, इसको इससे भी कनेक्ट किया गया है, इसको इससे भी कनेक्ट किया गया है और इंडिविजुअली इससे भी कनेक्ट किया गया है। उसी तरह हर एक डिवाइस को अपने पड़ोसी डिवाइसेस के साथ इंडिविजुअली सबके साथ कनेक्ट किया जाता है। बारी बारी से जितने भी डिवाइस इस मैश टोपोलॉजी में लगेंगे उनको हर एक अपने नेबर के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केबल्स बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, नंबर ऑफ कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इसके अपने भी एडवांटेजेस ये हैं कि अगर इनमें से कोई एक कनेक्शन पॉइंट या एक ट्रांसमिशन पॉइंट खराब हो जाए तो दूसरे रूट को डाइवर्ट करके या ट्रांसमिशन पॉइंट डाइवर्ट करके दूसरे ट्रांसमिशन पॉइंट को इस्तेमाल किया जा सकता है और कम्युनिकेशन जो है वो रुकेगा नहीं। यानी फॉल्ट टॉलरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है मैश टोपोलॉजी में डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे नेटवर्क्स जिनको बंद नहीं किया जा सकता और उनके बंद होने से बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसे नेटवर्क्स को मैश नेटवर्क या मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में रखा जाता है। फॉर एन एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन या वायरलेस नेटवर्क जो टेलीकॉम का है, या मोबाइल नेटवर्क्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये मैश टोपोलॉजी में बनाए गए होते हैं। मैश टोपोलॉजी बिल्ड की गई है। मैश टोपोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव है और कोई भी कनेक्शन पॉइंट अगर खराब हो जाता है तो रूट डाइवर्ट करके कनेक्शन पॉइंट दूसरे रूट से भेज दिया जाता है। तो एक रियल टाइम सिनेरियो में जहां पे हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां इस टोपोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। लाइक वायरलेस नेटवर्क इन ए मैश टोपोलॉजी में ईच ऑफ द नेटवर्क नोड, हर एक नेटवर्क नोड, कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, चाहे कोई भी तरह का डिवाइस हो, मोबाइल का है, टावर्स हो मोबाइल के, कुछ भी, इसमें मौजूद हर एक डिवाइस को, कंप्यूटर को या किसी भी दूसरे प्रकार के डिवाइसेस को, आर कनेक्टेड विद वन अनदर। उनमें मौजूद हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, आपस में सबको इंडिविजुअली इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। तो इंडिविजुअली वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से इनके कनेक्शन पॉइंट ज्यादा होते हैं। एवरी नोड नॉट ओनली सेंड्स इट्स ओन सिग्नल, इस वजह से
इनमें हर एक नोड न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भी सिग्नल रिले कर सकता है। रिले मतलब जारी कर सकता है, उससे होके गुजर सकते हैं सिग्नल। मैश टोपोलॉजी यूज करने की वजह से हर एक नोड यानी हर एक डिवाइस नॉट ओनली सेंड्स इट्स ओन सिग्नल, ना सिर्फ अपने सिग्नलों को भेजता है बट ऑल्सो रिलेज डेटा फ्रॉम अदर नोड्स, बल्कि दूसरों के डेटा को भी या दूसरों के डेटा सिग्नल को भी अपने पास से जारी कर सकता है, यानी अपने आप से अपने से पास ऑन कर सकता है। इन फैक्ट ए ट्रू मैश टोपोलॉजी इज द वन where every node is connected to every other node in the network. वास्तव में एक ट्रू मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें हर एक डिवाइस नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस के साथ इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह की टोपोलॉजी या इस तरह के मेथड को से डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क होता और ये 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के होते तो इसमें मुझे इतना सारा फाइबर ऑप्टिक यूज करना पड़ता। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन करने के लिए बहुत इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है, इसी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। एज देयर आर मैनी रिडंडेंट कनेक्शंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कनेक्शंस पॉइंट होते हैं। Thus, it is not mostly used in computer networks. इसको बहुत ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज नहीं करते। जैसे मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें मैं मैश टोपोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा। इट इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो डिवाइस जो बिना वायर के कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल हो गए या वाईफाई, एक वायरलेस लैन बना दिया गया जिसमें डिवाइसेस इंटरकनेक्ट कर दिए गए बहुत तरह से एक दूसरे से। और मैश टोपोलॉजी जो है वो कॉस्ट, इफ उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्च होती है, इस वजह से लेस यूज होती है, लेसर यूज, इसका लेस इस्तेमाल है, इसका कम लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन इट इज फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब अगर कम्युनिकेशन लाइंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, रूट को कहीं और से रिले किया जाएगा, ट्रांसमिशन दूसरे से रिले कर दिया जाएगा, क्योंकि इनमें हर एक नोड किसी दूसरे के सिग्नल को भी रिले कर सकता है, यानी दूसरे के सिग्नल को भी पास ऑन कर सकता है। इसलिए मैश टोपोलॉजी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन बहुत यूज करता है। टेलीकॉम की जो कंपनी और जो मोबाइल इंटरनेट देने की, वायरलेस मोबाइल इंटरनेट देने की कंपनीज हैं, वो लोग इस तरह से अपने कनेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं मैश टोपोलॉजी में। एडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, फायदा क्या है? इट कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। हाई, बहुत ज्यादा मात्रा के ट्रैफिक को ये हैंडल कर सकता है, बिकॉज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे डिवाइस डेटा को साथ साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट कॉज अ ब्रेक इन द ट्रांसमिशन। अगर किसी भी एक डिवाइस, कोई भी एक डिवाइस अगर खराब हो जाता है, अगर मान लीजिए ये इसका एग्जाम्पल ले लें, अगर ये जो डायग्राम यहां बना है, अगर इनमें से एक भी डिवाइस खराब हो जाए तो उसको डाइवर्ट करके रूट को दूसरे रूट से भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें से हर एक नोड दूसरों के भी सिग्नल को रिले कर सकता है, अपना भी और दूसरों का। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट कॉज अ ब्रेक इन द ट्रांसमिशन। किसी एक डिवाइस के फेल होने से या काम करना बंद कर देने से ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं होता है। ट्रांसमिशन माने सूचना आना जाना, संचार का, मैसेज को सेंड और रिसीव करना, हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। जो मैसेज था मेरे पास, चाहे कैसा भी हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, अगर वो चला गया और वहां से आ भी गया, दैट मीन्स ट्रांसमिशन हो गया हमारा। तो हमारा ट्रांसमिशन यानी मैसेज का लेन देन जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाए, किसी दूसरे रूट से ट्रांसमिट करा जाएगा। एडिंग एडिशनल डिवाइसेस इज इजी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। दूसरे डिवाइस भी बड़े आराम से लग जाएंगे, बस उनको कनेक्ट करते जाना है हर एक से। डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश।
तो मैश नेटवर्क का क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है? पहला तो कॉस्ट वाइज, बाकी किसी भी दूसरे टोपोलॉजी के मुकाबले इट कॉस्ट मोर, कॉस्ट इज मच हायर कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। दूसरी टोपोलॉजीज के मुकाबले मैश टोपोलॉजी में ज्यादा खर्चा होता है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट ए मैश नेटवर्क। अगर एरर आ जाए तो उसको दूर करना मुश्किल होगा, क्योंकि नेटवर्क बड़ा मुश्किल है। एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क, जिस दौरान बहुत सारे डिवाइस लग रहे होंगे, अगर इसमें कोई डिवाइस लग रहा होगा तो उतने एरिया का नेटवर्क बंद करके दूसरे रूट करना पड़ेगा, तो उतना एरिया का नेटवर्क बंद करना होगा। मान लीजिए ये 3 डिवाइस खराब हो गए, तो इधर का नेटवर्क तो चलेगा लेकिन इधर का नेटवर्क नहीं चलेगा, ऐसी भी समस्या खड़ी हो सकती। और नया नेटवर्क जोड़ते वक्त नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। ये हो गई हमारा मैश नेटवर्क। तो टोपोलॉजी वाइज रिंग नेटवर्क, रिंग में, और मैश नेटवर्क एक तरह का हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ये मैश नेटवर्क एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड मतलब जिसमें बहुत सारी टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, सबको मिला करके यूज कर रहे हैं। जैसे ट्री टोपोलॉजी, ट्री जो है एक तरह की हाइब्रिड टोपोलॉजी में आती है। ट्री टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस नेटवर्क, जहां पे मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स को इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है एक बस नेटवर्क में। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है ट्री टोपोलॉजी का। इसको समझते हैं कि ये किस तरह से ट्री टोपोलॉजी जनरेट कर रहा है। देखिए ये एक छोटा स्टार नेटवर्क है। स्टार नेटवर्क बताया था एक स्विच के साथ या हब के साथ, जो सेंट्रल स्विच है उसके साथ अगर हम डिवाइसेस को इंडिपेंडेंटली कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक वर्क स्टेशन माने कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन यानी वो पीसी, अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव वगैरह सब लगा दी जाती है और रेडी टू वर्क है, दैट इज वर्क स्टेशन। काम करते हैं जिस पीसी पे, वो हमारा वर्क स्टेशन कहलाता है। तो वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर दिया है हमने स्टार नेटवर्क में। उस तरह से ये एक स्टार नेटवर्क है और हमारे पास बहुत सारे स्टार नेटवर्क्स थे। ये मान लेते हैं हमारा फ्रंट ऑफिस है, ये हमारा बैक ऑफिस है, और ये हमारा जो है वो रिसर्च लैब है। तो ये पहले अलग अलग थे और ये इनके स्विचेस। तो ये स्टार नेटवर्क्स में थे, हमने इनके स्विचेस को आपस में एक सीधी बस से जोड़ दिया, एक सेंट्रल कंडक्टर पॉइंट से इनको जोड़ दिया। तो ये हो गई बस टोपोलॉजी, जो स्विच को बस में जोड़ा है और कंप्यूटरों को उस बस से स्टार में जोड़ दिया। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दो टोपोलॉजी से मिलके, दो या दो से ज्यादा से मिलके तैयार हुआ हो, उसको हाइब्रिड बोलते। तो एक हाइब्रिड टाइप की टोपोलॉजी बहुत यूज की जाती है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी रियल टाइम लैन में एडवांटेज क्या है? जितने भी हार्डवेयर वेंडर्स हैं और सॉफ्टवेयर वेंडर माने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाले, ये सारे के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यानी बहुत ही कॉमन, इसमें कोई हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कोई हार्डवेयर ऐसा नहीं जो इस टोपोलॉजी में वर्क ना करे। हर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के हार्डवेयर इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एडिंग मोर डिवाइसेस इजी, इसमें डिवाइसेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 कंप्यूटरों का नेटवर्क है, लेकिन सबको अलग अलग रखा गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि 9 के 9 10 कंप्यूटरों को एक साथ नहीं करा है, इनको सबको छोटे छोटे नेटवर्क में बांट करके कनेक्ट किया गया है। इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। परफॉर्मेंस बढ़िया और ज्यादा कंप्यूटर लगा देना, ये ट्री टोपोलॉजी का ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। इसलिए ट्री टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क में, अगर आपको लोकल एरिया लैन में अपने डिवाइसेस को ज्यादा मात्रा में कनेक्ट करना है, ट्री टोपोलॉजी ही यूज करी जाएगी। स्टार टोपोलॉजी के सारे गुण ट्री टोपोलॉजी के अंदर मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? किसी दूसरी टोपोलॉजी के साथ, मान लीजिए एक रिंग टोपोलॉजी है, उससे इसको कनेक्ट करना हो
तो मैश टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करना हो तो इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है ये कि इसको किसी दूसरी टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करना और सेट करना मुश्किल होगा। तो मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड कनेक्ट विद अदर टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को किसी भी दूसरी और टोपोलॉजी के साथ सेट करना, कॉन्फ़िगर करना और कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इजीली कैचेस एरर, बैंडविड्थ गेट्स स्लो। एक तो और भी दिक्कत है, ये बहुत आसानी से एरर पकड़ लेती है। एरर प्रॉन, कैसे एरर प्रॉन है उसको देखते हैं। मान लीजिए ये एक लैन सेगमेंट है, सेगमेंट माने हिस्सा। ये हिस्से में 3 कंप्यूटर, इन 3 कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्शन लग चुका है और हमने उसको इस टोपोलॉजी में डाल दिया, तो क्या होगा? ये इन्फेक्शन बड़ी तेजी से इन सबके बीच में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक नेटवर्क में आ चुके हैं। अगर आप किसी डिवाइस को स्टार्ट नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो वो एक, अगर आप स्विच को स्विच से कनेक्ट कर देंगे तो ये सब एक हो जाएंगे। यहाँ यही काम किया गया है। इस वजह से एक नेटवर्क की एरर दूसरी नेटवर्क में बड़ी तेजी से फैल जाएगी। सो नेटवर्क और इजीली कैचेस एरर। ये ट्री टोपोलॉजी का नेटवर्क एरर्स को दूसरे नेटवर्क से या दूसरे सेगमेंट से तेजी से पकड़ लेता है। एक तरफ के हिस्से की एरर दूसरी तरफ आ जाएंगी। साथ ही बैंडविड्थ गेट्स स्लो। बैंडविड्थ मतलब ट्रांसमिशन करने का जो मेजरमेंट है, कितनी स्पीड आ रही है, दैट मींस बैंडविड्थ कितनी आ रही है, एक सेकंड में कितना ट्रांसमिशन होता है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो आपके डेटा की जो आने जाने की रफ्तार है, डेटा ट्रांसमिशन करने की जो स्पीड होगी, वो उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को अगर आप एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कुछ ना कुछ परसेंटेज होने की पूरी संभावना रहती। जितना छोटा नेटवर्क उतना तेज, और जितना बड़ा नेटवर्क उतना परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, परफॉर्मेंस कम हो जाने की पूरे चांसेस रहते हैं। क्योंकि नेटवर्क को आपने बड़ा कर दिया और हर एक नेटवर्क की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये हो गया हमारी टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई। कि टोपोलॉजी में हमने इसमें सारी टोपोलॉजी कंप्लीट कर ली कि नेटवर्क में बस टोपोलॉजी सीधी रेखा में चलती, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। स्टार टोपोलॉजी में बस को सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद उसके फायदे नुकसान क्या है। रिंग यानी एक गोल घेरे में कनेक्ट करते हैं तो उसके फायदे नुकसान क्या है। और मैश में करते हैं अगर एक दूसरे से, तो क्या है फायदे नुकसान। और ट्री टोपोलॉजी, इसके फायदे नुकसान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क टोपोलॉजी चैप्टर, और नेटवर्क टोपोलॉजी चैप्टर एग्जाम में आ सकता है। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये, और ये कई बार रिपीट होता है हर एक पेपर में बार बार। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर ले नेटवर्क में। साथ ही इसको आगे भी एडवांटेज उठाया जा सकता है, सिर्फ यहाँ ही नहीं और भी बहुत सारी जगह पे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में सवाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल नेटवर्क में, नेटवर्क जो सर्विसेज होती हैं, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन किस तरीके से नेटवर्क में की जाए। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा जो आता है और जाता है, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन आए और जाए, ये रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं। हर काम को करने के लिए प्रोटोकॉल यानी रूल्स होने चाहिए, वरना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कहीं पे भी हम, कहीं पे भी कोई भी जगह पे किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो, या किसी काम को करते हैं तो उसको काम को करने का एक तरीका, मेथड होता है। आप सड़क पे चलते हैं तो कुछ रूल फॉलो करते हैं। उसी तरह हम अगर कहीं पढ़ने जाते हैं या एडमिशन लेते हैं तो उस संस्था के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो। उसी तरह कम्युनिकेशन के भी कुछ सर्टेन रूल्स डिवाइसेस के भीतर चलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। मैसेजेस ये जो हमारे पास से दूसरे के पास पहुंच जाता है, वो ऐसे ही नहीं पहुंचता, उसके पीछे जो है बहुत सारे काम होते हैं।
इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस और रूल्स हैं जो उनके ऊपर लगती हैं, और तब जाके वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज यानी अदल बदल पाती है। आपके पास से मेरे पास आएगी और मेरे पास से आपके पास आएगी। अगर मैं आपको एसएमएस कर रहा हूँ या मैसेज दे रहा हूँ या ईमेल कर रहा हूँ, तो वो ईमेल किस तरीके से आप तक पहुंचे और आपकी ईमेल मेरे पास किस तरीके से पहुंचे, इंफॉर्मेशन का ये जो अदला बदली है, इसके लिए क्या किया जाएगा और किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिहेव करेंगे, ये प्रोटोकॉल तय करता है। तो नेटवर्क में हमारे चारों तरफ प्रोटोकॉल्स ही प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज ही सर्विसेज हैं, और इन सर्विसेज के अपने रूल्स हैं, अपने काम करने का मेथड है। इनको हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। सो द प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। प्रोटोकॉल जो है वो कुछ और नहीं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, नियम है, बहुत सारे नियमों का सेट है, और जिनके जरिए इंफॉर्मेशन की अदला बदली की जाती है। कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर, जो हमारे कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनेट पे चलते हैं, यहाँ पे उन्हीं को आपको याद करना है, ध्यान रखना है। पहला है एफटीपी। एफटीपी के साथ साथ में हर एक का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इसमें से एक नंबर और सारे प्रोटोकॉल का 5 नंबर, दोनों तरह का सवाल आ सकता है। तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पूरा नाम है। एफटीपी बहुत ही कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और इसको फाइल ट्रांसफर, अपलोड डाउनलोड, जो इंटरनेट से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं अपने पास, डाउनलोड कर लेते हैं, उस वक्त एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। बहुत आयत में यूज होता है ये। एफटीपी इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर। एफटीपी जो है वो लैन हर जगह काम करता है, ये वैन पे भी काम करता है, ये मैन पे भी काम करता है, और लोकल एरिया नेटवर्क पे भी एफटीपी बनाया जा सकता है। तो एफटीपी की मदद से फाइलें एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या इंटरनेट पे एक सर्वर से क्लाइंट मशीनों में ट्रांसफर की जाती है। एफटीपी फाइल अपलोड डाउनलोड करने की सुविधा देता है कि आप घर पे बैठ करके किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइलें लें और उस पे फाइलें रख लें। इट यूजेस पोर्ट नंबर 21। देखिए पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। पहले आपको शुरू में जब कंप्यूटर आपका बन रहा था, कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ रहे थे, उस वक्त आपको बताया कि मशीनें जो हैं वो हमेशा इंसान और मशीन के बीच में एक बड़ा फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि जो डिजिटल मशीनें होती हैं या मशीनें होती वो नंबर्स को जल्दी समझती, और ह्यूमंस जो हैं वो कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, पिक्चर्स, इमेजेस, इनको जल्दी समझते। नंबर्स मशीनें जल्दी समझती हैं, इसीलिए कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज रन हो रही हैं उनको एक खास तरह का नंबर दिया है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लॉजिकल नंबर ऑफ सर्विस। और वो लॉजिकल नंबर उनका पोर्ट नंबर यानी सर्विस नंबर कहलाता है। ये एक नंबर है, अबाउट 65,535 पोर्ट्स होते हैं, और ये पोर्ट्स सबको असाइन है। इनके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे हम कि क्या है पोर्ट्स। फिलहाल इनमें से कुछ पोर्ट जो है वो रिजर्व होते हैं, जैसे पोर्ट नंबर 21। ये पोर्ट एफटीपी नाम की सर्विस को आपकी मशीनों में मिला है। अब दुनिया की जितनी भी मशीनें होंगी, अगर उनमें कभी एफटीपी सर्विस चल रही होगी तो उन मशीनों के पोर्ट नंबर 21 पे ये सर्विस चल रही होगी। अगर मैंने अपने इंटरनेट सर्वर से किसी फाइल को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करी, तो उस कंप्यूटर की भी, मेरे कंप्यूटर की पोर्ट नंबर 21 से वो रिक्वेस्ट जाएगी, और उस कंप्यूटर के पोर्ट नंबर 21 यानी उस मशीन पे भी, जिस मशीन पे, चाहे कैसी भी मशीन हो, उस मशीन पे भी पोर्ट नंबर 21 होगा, ठीक उसके पोर्ट नंबर 21 का दरवाजा खटखटाएगी। तो इसी वजह से जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं या सर्विसेज हैं उनको एक नंबर असाइन कर दिया गया है, और वो अपनी ही सर्विस को कॉल करती। तो एफटीपी जो है इट यूजेस पोर्ट नंबर 21 फॉर कनेक्शन बनाने के लिए पोर्ट नंबर 21 को यूज करती है, एंड पोर्ट नंबर 20 फॉर डेटा कनेक्शन। हमेशा ध्यान रहे किसी भी प्रोटोकॉल में जो उसका पोर्ट नंबर होगा, जैसे पोर्ट नंबर 21 हमने बताया कि भाई एफटीपी का पोर्ट नंबर 21 है, तो उससे एक नंबर कम डेटा के लिए यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर 21 का काम है कनेक्शन की रिक्वेस्ट करना,
दूसरी मशीनों से, तो कनेक्शन बनाता है ये दो मशीनों के बीच में, और कनेक्शन जब बन जाता है तब डेटा मेरी मशीन से चलना चालू होता है पैकेट के फॉर्म में, और वो पोर्ट नंबर एक लोअर पोर्ट, हर एक चाहे कोई भी पोर्ट हो, HTTP की बात करें तो उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, तो उसका भी एक लोअर पोर्ट या एक हायर पोर्ट नंबर जो है वो डेटा कनेक्शन बनाने के लिए, तो वहां FTP में पोर्ट नंबर 21 से कनेक्शन और पोर्ट नंबर 20 को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाएगा। यानी एक पोर्ट से एक नंबर से कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी और एक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक से पैकेट आएंगे जाएंगे। हर एक पोर्ट पे दो तरह के नंबर यूज किए जाते हैं, एक कनेक्शन बनाने के लिए और एक लोअर नंबर डेटा को लेने देने के लिए। तो FTP का पोर्ट नंबर 21 कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है और पोर्ट नंबर 20 जो है वो डेटा लेने देने के लिए यूज किया जाता है। TFTP, ट्राइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP प्रोटोकॉल ट्रांसफर फाइल करता है लेकिन बिना ऑथेंटिकेशन के। ये FTP का ही भाई है, ये वही काम करता है जो कि FTP करता है, लेकिन FTP ऑथेंटिकेट करता है, यानी इसमें एक यूजर नेम पासवर्ड डाला जा सकता है, और वहीं TFTP में बिना ऑथेंटिकेशन यानी बिना यूजर नेम और पासवर्ड के आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो TFTP बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज ये बहुत इनसिक्योर है, ज्यादा सिक्योर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ FTP एक सिक्योर, ऑथेंटिकेट करके यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी आप इसमें फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलनेट, टेलनेट का पूरा नाम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलनेट का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। पोर्ट नंबर है 23। हर एक नेटवर्क सर्विस का अलग अलग पोर्ट नंबर, यहां जितनी इंपॉर्टेंट सर्विस है सिर्फ उसी के पोर्ट नंबर आपको याद रखने। टेलनेट किस लिए यूज किया जाता है? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रिमोट, दूर से बैठ के किसी मशीन को अगर मुझे कमांड देना है, मान लीजिए मैं घर पे बैठा हूं और ऑफिस में कोई सर्वर है, उसको मुझे चलाना है घर में बैठे, तो क्या हम उसको चला सकते हैं घर में बैठ के? यस, चला सकते हैं। इसको कहते हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करना। किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर को अगर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया जाए तो उस मशीन को आप दूर बैठ करके चला सकते हैं। कैसे ये काम किया जाता है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप जान लीजिए किसी भी मशीन को दूर से भी चलाया जा सकता है। एक तो उसके ऊपर बैठ के आप ऑपरेट करते हैं और दूसरा उसको रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रिमोट से अगर आप, यानी दूर से बैठ के अगर आप उसको, रिमोट का मतलब टीवी का रिमोट नहीं, रिमोट मतलब दूर का, रिमोट माने होता है दूर से बैठ के। तो दूर से बैठ करके आप किसी दूसरे मशीन से उस मशीन के भीतर लॉग इन कर सकते हैं और उसके ऊपर कमांड आप अपने डाल सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्रोटोकॉल सर्विस बनी है उसका नाम है टेलनेट। टेलनेट जो है वो बहुत पॉपुलर कंप्यूटर सर्विस है और इसको सर्वर को, कंप्यूटर्स को, राउटर को, मॉडेम को, इनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ये अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, इसकी जगह पे इससे ज्यादा एडवांस सर्विस हमको इस वक्त अवेलेबल है। फिलहाल टेलनेट का पोर्ट नंबर यानी सर्विस नंबर है 23। किसी भी दो सर्विस का पोर्ट नंबर एक नहीं होगा। ये रिजर्व सर्विसेज हैं और इनके प्रोटोकॉल भी पहले से रिजर्व है, यानी 23 नंबर सिर्फ टेलनेट को ही अलॉट है। दूसरा कोई व्यक्ति टेलनेट का नंबर नहीं ले सकता, दूसरी किसी सर्विस को 23 नंबर एलोकेट नहीं किया जा सकता। गोफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल करने के लिए ये इंटरनेट पे यूज होने वाला प्रोटोकॉल सर्विस है। इट ऑर्गेनाइजेस बाइनरी फाइल्स इन मेन्यू स्ट्रक्चर। ये बाइनरी फाइल्स जो ऑडियो वीडियो फाइल हैं उनको मेनू स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। गोफर अब नहीं यूज होता, गोफर ऑब्सोलीट है, पुराना हो चुका है, लगभग एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जो पेजेस आप इंटरनेट पे देखते हैं उन पेजेस को HTML लैंग्वेज में बनाया गया है और उनको आपके ब्राउजर तक, गूगल क्रोम वगैरह, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनको जो हम यूज करते हैं उसमें पेजेस जो देखते हैं गूगल क्रोम वगैरह पे,
ये पेज जो दिखते हैं वो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं, और इनको लाने ले जाने का काम आपकी मशीन तक और ब्राउजर तक जो पेज दिखते हैं उनको वहां तक लाने ले जाने का काम ये करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए, HTML पेजेस को ट्रांसफर लेने देने के लिए आपके ब्राउजर और आपके इंटरनेट सर्वर के बीच में HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये HTML पेजेस को इंटरनेट पे ट्रांसफर करता है। पोर्ट नंबर 80, इसका पोर्ट या सर्विस नंबर है 80। NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क में जो न्यूज ग्रुप चलते हैं, न्यूज आती हैं, न्यूज ग्रुप चलते हैं हमारे पास, बहुत सारे इंटरनेट पे न्यूज ग्रुप हैं जो न्यूज पोस्ट करने का काम करते हैं। तो ये NNTP प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइज न्यूज ग्रुप ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे जो न्यूज ग्रुप हैं उनको ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करने के लिए यूज की जाती है। ये हमारे कुछ चुनिंदा प्रोटोकॉल हैं और इन प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी आपको रखनी है, साथ ही इनका पोर्ट नंबर भी ध्यान रखना है। इनमें 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है और ये पूरे प्रोटोकॉल के बारे में आ सकता है कि 5 नंबर में, 8 नंबर में, कि भाई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में बताइए। तो FTP हो गया, TFTP हो गया, टेलनेट हो गया, गोफर हो गया, HTTP हो गया और नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP हो गया, जिसकी मदद से हम न्यूज ग्रुप या न्यूज चैनल्स जो होते हैं इंटरनेट पे वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटरनेट, ये प्रोटोकॉल हमारा फिनिश हो गया। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट कैसे बना और इंटरनेट यहां तक कैसे पहुंचा है। इंटरनेट ने बहुत लंबी जर्नी करी है और जो इंटरनेट आज हम देख रहे हैं वो इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था। तो इंटरनेट की जर्नी यानी पूरा इंटरनेट है क्या, वो कहां से पहुंचा, कहां बना और कहां तक आज पहुंच गया है, ये इस टॉपिक में हमें डिस्कस किया गया है कि भाई इंटरनेट क्या है। बताइए इंटरनेट के बारे में, व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। पहली बात तो जान लें कि इंटरनेट जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन एवरी कॉर्नर। इंटरनेट सभी को पता है कि पूरी दुनिया के कॉर्नर टू कॉर्नर फैला हुआ है और 1969 यानी 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय जो यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसको सबसे पहले बनाया था। ठीक है, पहले जब कंप्यूटर बने थे तो कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे। कंप्यूटर जैसी मशीन बनाने के बाद जब उनपे, क्योंकि कंप्यूटर बन गया तो अब उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर को यूज किया जाएगा। जब कंप्यूटर को यूज किया गया तो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी और उनके अंदर डेटा स्टोर किया जाने लगा। जब डेटा स्टोर किया जाने लगा तो एक समस्या ये खड़ी हुई कि एक कंप्यूटर के अंदर मौजूद जानकारी को अगर हमें किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाया जाएगा। क्या एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडिया में लेके डेटा इधर से उधर जाएंगे, नहीं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए जिससे एक ही जगह बैठ करके सारे अलग अलग जगह के लोगों को या अलग अलग जगह के रखे कंप्यूटरों को आपस में क्यों ना जोड़ दिया जाए। अगर एक देश के कंप्यूटर को किसी दूसरे देश के कंप्यूटरों के साथ और इस तरह करके पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो लगे हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो एक देश से जानकारी दूसरे देश में पहुंच जाएगी, या एक जगह पे रखे लोग तेजी से जानकारी किसी दूसरी जगह पे फायदा उठा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी आर्मी, जो डिपार्टमेंट ऑफ रक्षा मंत्रालय जो है हमारा यूएस का, और ARPA नाम की एजेंसी ने, ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, इन्होंने एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया और इस कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम ARPA नेट रखा। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं वो, और उसका नाम जो है वो ARPA नेट रखा गया। ARPA नेट का पूरा नाम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। देखिए ARPA नेट का नाम एग्जाम में बार बार पूछा गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ARPA नेट का फुल फॉर्म
एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कंफ्यूजन करने के लिए ये इसी के जैसे मिलते जुलते 4-5 नाम दे देगा, तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग वगैरह वो ध्यान रखनी है। तो एक इन्होंने 1969 में आरपा और यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक छोटा नेटवर्क बना के कंप्यूटर का तैयार कर दिया था, दैट कवर्ड रिसर्च लैब एंड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर। इन्होंने रिसर्च लैब और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। यहीं से इंटरनेट की नींव पड़ी। तो इंटरनेट सबसे पहले आरपा ने तैयार किया था और एक छोटा नेटवर्क बना था जिसमें यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को कनेक्ट किया गया था। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आरपानेट इज पैकेट स्विचिंग। आरपानेट यानी कि दुनिया का जो पहला इंटरनेट नेटवर्क तैयार था, उसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी किस तरीके से मैसेज जो है वो नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह लाए गए, वो थे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग नाम की तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था इस नेटवर्क में। आज भी जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है जहां पे इंफॉर्मेशन या जानकारी या फाइलें, जो इंफॉर्मेशन फाइलों के फॉर्म में रहती है, डेटा हम कंप्यूटर में रखते हैं तो वो फाइल के रूप में रहता है, और यही फाइल जो है वो या इंफॉर्मेशन जो हमारे पास स्टोर है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो पैकेट स्विचिंग में इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट के रूप में, यानी फाइलों को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और इन छोटे पैकेट तैयार किए जाते हैं और उन पैकेट को फिर मेरे कंप्यूटर से ट्रांसमिट कर दिया जाता है दूसरे के कंप्यूटरों में, या फिर दूसरे के कंप्यूटरों से ट्रांसमिट होकर वो मेरे कंप्यूटर तक आ जाते हैं। सो इन ARPANET it is the packet switching where information is transmitted in form of packets between source and destination. ARPANET में पैकेट स्विचिंग को इस्तेमाल किया गया जहां इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में सोर्स से यानी भेजने वाले से डेस्टिनेशन यानी जाने वाले तक भेजा गया। यानी आप अगर इंटरनेट से डेटा लेते हैं तो इंटरनेट सर्वरों से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वहां से जानकारी जो आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, और जब वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है वो पैकेट जुड़ जाते हैं और पूरी जानकारी बन जाती है। इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। दिस नेटवर्क ग्रू रैपिडली। ये नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा और कनेक्टेड, इसने कनेक्ट कर लिया कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, रिसर्च लैब, एंड इट्स पर्पस वाज एजुकेशन एंड रिसर्च। और जब ये नेटवर्क शुरू में था, इस नेटवर्क को इतनी पॉपुलर, वो इंटरनेट में बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, तो धीरे धीरे वो इन लोगों को कनेक्ट करने लगे, हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को, रिसर्च लैब को, और पर्पस था एजुकेशन, एक दूसरे को शिक्षित करना और रिसर्च करना। मोर देन मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा इनको इन कामों के लिए भी यूज करने, जनरल पब्लिक के कामों। द पॉपुलैरिटी एंड साइज ऑफ ARPANET इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट इन 1980। अब पॉपुलैरिटी और ARPANET का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1980 में NSF-NET, नेशनल साइंस फाउंडेशन, took its charge। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस ARPANET को अपने कंट्रोल में, यानी अपने इसका चार्ज जो है वो ARPANET से NSF-NET के पास चला गया, एंड दे कनेक्टेड सुपर कंप्यूटर। उन्होंने ARPANET को अपने सुपर कंप्यूटर के साथ, सुपर कंप्यूटर सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी ARPANET को सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया और उससे उसकी स्पीड और काम करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत बढ़ गई। इन 1990 में ARPANET डिसमेंटल्ड। सन 1990 में ARPANET डिसमेंटल कर दिया, यानी हटा दिया गया, एंड चेंज्ड इनटू NSF-NET, और उसका नाम बदल करके NSF-NET कर दिया, टू प्रोवाइड इंटरनेट। और इंटरनेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। जैसे आज हमें इंटरनेट मिलता है एयरटेल वगैरह से, सर्विस प्रोवाइडर आज की तारीख में ISP बना दिए गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन उस वक्त जो सर्विस प्रोवाइडर था उसका नाम था NSF-NET। इंडिया में तो इंटरनेट आया भी नहीं था, ये यूएस की बात हो रही, यूएस के डिपार्टमेंट यूएस की बात हो रही, वहां इंटरनेट में NSF-NET के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने लगे, यानी सर्विस प्रोवाइडर NSF-NET हो गया। लेटर अगेन इन 1993, 1993 में एक बार फिर से NSF क्रिएटेड इंटर NIC, फिर से इसका नाम बदल के इंटर NIC किया गया, टू प्रोवाइड इंटरनेट। तो ARPANET का नाम कई बार बदला। आज दिस ह्यूज जाइगेंटिक वाइड एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। आज
जो नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं, इस नेटवर्क को, इस बड़े नेटवर्क को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट जो है, इंटरनेट की खोज जो है वो करने में इतने स्टेप्स आए, इतनी स्टोरी है इंटरनेट की। इंटरनेट आज जो हम चलाते हैं और यूज करते हैं, वो इंटरनेट यहां तक पहुंचने के लिए उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रोथ हुई इंटरनेट पे। एकदम से इंटरनेट नहीं बन गया इतना बड़ा। पहले इंटरनेट बहुत स्मॉल साइज का था और उसका नाम आरपानेट था, लेकिन उसको जो है रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ गई, जिसकी वजह से एनएसएफ नेट ने उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रखा, और आज इसी का नाम इंटरनेट है और आज हम लोग इसको यूज करते हैं। बिना इंटरनेट के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो इंटरनेट ना यूज करता हो। ये इंटरनेट के ग्रोथ की कहानी, इट इज इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक नेटवर्क है, www। देखिए, इंटरनेट और www, इंटरनेट नेटवर्क का नाम है और www उस नेटवर्क पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता है, जो वेब सर्वर है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर किए रहते हैं, उनका नाम है www। इंटरनेट और www वो एक दूसरे के सिनोनिमस है, पर्यायवाची है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी इंटरनेट जो है नेटवर्क का नाम है और www वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तो www क्या है, इस स्लाइड में हम देखेंगे www क्या है। इंटरनेट बनने के बाद में www इंफॉर्मेशन सिस्टम बना और इसको जो है टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। तो इंटरनेट के फादर जो है असली में जो www है, जिसमें इंफॉर्मेशन पड़ी है, नेटवर्क में इंफॉर्मेशन डाली जाती है। तो नेटवर्क, जैसे कि इस बात को ऐसे समझा जाए कि जब पटरियां लग जाएंगी तब ट्रेन चलेगी। तो पहले तो पटरी लगाई जाए, तो इंटरनेट नेटवर्क बनाएंगे, तब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम चलेगा। तो www एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जिसमें जानकारी को रखा जाता है। पटरी बिछने के बाद बोगी बनाई जाएगी और तब उन बोगीज को पटरियों पे चलाया जाएगा। तो बोगी बनने का काम 1969 के बाद बना। यानी www जो है एक तरह का ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, विच इज द सीरीज ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। तो www, जिसको कि द वेब के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, विच इज द सीरीज ऑफ इंटरनेट सर्वर्स, जिसमें बहुत सारे इंटरनेट सर्वर्स की एक बड़ी श्रेणी है, एक बड़ी श्रृंखला है, जिसमें इंटरनेट सर्वर्स रखे हुए हैं, दैट आर इंटरकनेक्टेड इन हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट। और इन जो इंटरनेट सर्वर्स हैं, इनको हाइपर टेक्स्ट रूप में रखा गया है। हाइपर टेक्स्ट रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा रूप है डॉक्यूमेंट्स का। हाइपर टेक्स्ट, आपने हाइपर टेक्स्ट जो है वो एमएस वर्ड में भी या लिबर ऑफिस किया होगा, तो वहां पे भी हाइपर टेक्स्ट फॉर्म होती है, जहां पे आप एक जगह से, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट किसी दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे जा सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में जानकारी रखने से फायदा ये है कि आप अपनी पसंद की जानकारी तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वह इंटरनेट पे जो फॉर्म जानकारी का रखा जाता है वो सीरियल वाइज नहीं होता। जैसे किताब में सीरियल वाइज चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं। इंटरनेट पे जानकारियों को हाइपर टेक्स्ट फॉर्म में रखा जाता है, जहां एक इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक करा दिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट बना के रखे जाते हैं जिससे they can access quickly and easily in random order. So the series of internet servers, जो ये सीरीज ऑफ इंटरनेट सर्वर होते हैं, दैट आर इंटरकनेक्टेड इन हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट। इनको एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट रूप में कनेक्ट किया गया होता है। हाइपर टेक्स्ट इज ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट नेविगेशन सिस्टम। हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट पे आने जाने का, यानी डॉक्यूमेंट्स को रीड करने का और उनको ढूंढने का एक सिस्टम है, नेविगेट सिस्टम कहा जाता है, जहां पे जो जानकारी आपको चाहिए, इट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। वहां जानकारियों को तेजी से ढूंढा जा सकता है और रैंडम ऑर्डर में, सिक्वेंशियल नहीं, रैंडम
बिना किसी ऑर्डर के, कहते हैं रैंडम ऑर्डर। इस तरह के सिस्टम को हाइपरटेक्स्ट सिस्टम कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली इस हाइपरटेक्स्ट सिस्टम के फादर, यानी एचटीएमएल जो है वो टिम बर्नर्स ली ने प्योरीफाई करके एचटीएमएल बनाया था। एचटीएमएल को प्योरीफाई करना पड़ा था, तो एचटीएमएल लैंग्वेज जो इंटरनेट की लैंग्वेज, उसको बनाने में टिम बर्नर्स ली का बहुत बड़ा योगदान है। टिम बर्नर्स ली इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ WWW। टिम बर्नर्स ली को WW ग्लोबल सिस्टम का फादर कहा जाता है, और उनका ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरी दुनिया में आज फैला है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन WWW, इस वेब पे जो भी जानकारी है, यानी इंटरनेट यानी वेब पे जो जानकारी रखी है, इट इज एक्सेस बाय ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। इंफॉर्मेशन जो भी WWW में रखी है, उनको एक्सेस करने के लिए, यानी पाने के लिए या चलाने के लिए, हमको जो है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको कि वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, ये सारे वेब ब्राउजर जो है वो हमारे इंटरनेट के पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। यानी इस WW वेब पे जो भी पेज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए वो आपको सीधे ऐसे नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए आपको ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, और ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन लगेगा जब, तब जाकर के वो पेजेस आपको दिखाई देंगे। यानी पहले तो नेट का कनेक्शन यानी नेटवर्क हो, और दूसरी फिर आप ब्राउजर से उस WWW के पेजेस को, जो पेज हाइपरटेक्स्ट फॉर्म में है, उनको एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से WWW बना। ये हमारा WWW एलिमेंट्स क्या हैं, WWW के अंदर क्या हिस्से होते हैं। क्लाइंट होता है, क्लाइंट पीसी। WWW के एलिमेंट्स निम्नलिखित हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट आर क्लाइंट। क्लाइंट किसको कहते हैं? देखिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट पे मौजूद जानकारी को लेने के लिए, जिसने ARPANET बनाया और WWW बनाया, टिम बर्नर्स ली, उन्होंने सर्वर बनाए इंटरनेट पे, जिस पे जानकारियों को रख दिया गया है। और उस जानकारियों को लेने के लिए आपको अपने घर से, किसी कंप्यूटर से उन सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे, और वो रिक्वेस्ट ब्राउजर नाम के सॉफ्टवेयर से की जाएगी। तो इंटरनेट पे मौजूद हर एक जानकारी, जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि क्लाइंट, पहले हम समझेंगे क्लाइंट किसको कहते हैं, और सर्वर क्या है। सर्वर जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखे है WWW वेब पे, उसको सर्वर कहा जाता है। तो हमारे ये गूगल हो गए, और रेडिफ मेल हो गई, याहू हॉटमेल हो गई, ये जितने भी इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, अमेजोन वगैरह हो गई, ये इन्होंने अपने सर्वर बना रखे और उनमें जानकारी स्टोर की है। अब आपको क्या करना है, आपको बनना है क्लाइंट। क्लाइंट वो होता है जो मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ये जानकारी आप तक ऐसे ही नहीं आएगी। ये जानकारी मुझे, मेरे तक तब दिखाई देगी जब मैं अपने कंप्यूटरों से एक रिक्वेस्ट भेजूंगा इन सर्वर्स के पास, और तब सर्वर अपना काम करते रहते हैं। और जब आप अपने कंप्यूटर से, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास, तो सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है, और रिप्लाई में आपके पास पेज आता है। तो क्लाइंट एक तरह का कंप्यूटर है जिसको इंटरनेट सर्वर पे रिक्वेस्ट, पेज की रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी, अब आप चाहे मोबाइल से यूज कर लें तो आप मोबाइल क्लाइंट हो गए, और अगर आप पीसी को यूज कर रहे हैं तो आप पीसी क्लाइंट हो गए। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के आधार पे सर्वर को प्रोसेस करता है, यानी समझता है कि आप किस तरह की रिक्वेस्ट क्या चाहते हैं, एंड रिटर्न करता है वेब पेज। तब जाकर के वो पेज जो है वो ब्राउजर पे खुलता है। इसीलिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ब्राउजर वो पेज होता है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि इंटरनेट सर्वर से कनेक्शन बनाती है और जानकारी आपके कंप्यूटर तक लाती है। तो क्लाइंट हो गया वो जो कि सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, उसके ऊपर जो है डेटा हमारा दिखता है वो कंप्यूटर पे, और इसको जो है इंटरनेट सर्वर से कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्वर, इंटरनेट पे अक्सर नाम यूज किया जाता है सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर एक हाई स्पीड कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है किस सर्विस देने के लिए।
सर्वर माने जो सर्विस देता है उस कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। तो सर्वर इज ए हाई स्पीड कंप्यूटर। सर्वर एक तेज गति का कंप्यूटर है विच रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स क्लाइंट, जो अपने क्लाइंट की, क्लाइंट मतलब अपने से जानकारी मांगने वाले को क्लाइंट कहते हैं, तो जानकारी मांगने वाले की रिक्वेस्ट का जवाब देगा। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन हाई स्पीड वेब सर्वर्स। इंटरनेट पे जो जानकारी है वो चलने वाले, तेज गति से चलने वाले इंटरनेट सर्वर, जिनको वेब सर्वर कहा जाता है। वेब माने इंटरनेट। तो इंटरनेट पे अगर हमारे सर्वर हैं जैसे गूगल हो गए और याहू, हॉटमेल, जीमेल, ये सब वेब सर्वर्स के ऊपर ही जानकारी रखी रहती है। और ये सर्वर जो है वो अपने क्लाइंट यानी दूसरे कंप्यूटर जो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में पेज उनको देते हैं, यानी सर्विस देते हैं, जो भी सर्विस मांगी गई। नेटवर्क किसको कहते हैं? नेटवर्क जो है वो एक बैकबोन है। इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे आएगी जाएगी? नेटवर्क की मदद से। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इंक्लूडिंग क्लाइंट्स एंड सर्वर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं ये और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो नेटवर्क जो है वो इंफॉर्मेशन लाने ले जाने का काम करता है। वो इंफॉर्मेशन की बैकबोन है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन चलेगी, आएगी और जाएगी और ट्रांसमिट की जाएगी। जैसे बोला अभी आपको बताया कि पटरी जब लगेगी, पटरी यानी नेटवर्क, बैकबोन, तब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चलेगी। तो यानी जब नेटवर्क लगाया जाएगा, बैकबोन बिछाई जाएगी, तब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर या डिवाइसेस का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट किया गया होता है, और इसलिए कनेक्ट किया गया हो ताकि वो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक शेयर कर सके, डिवाइसेस के बीच में शेयर करे और उसका फायदा लोग उठा सके। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। इट इज द बैकबोन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। वो रीढ़ की हड्डी है और उसके ही ऊपर वो एक बैकबोन की तरह काम करती है, उसी के ऊपर इंफॉर्मेशन आती जाती है। बिना नेटवर्क के, इंटरनेट के लिए पहले नेटवर्क लगाया गया है, तभी इंटरनेट से डेटा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे हर एक की डेफिनेशन है अलग अलग, उनको क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं ये, उनको ध्यान रखना है हमको कि एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स आ सकता है। यूआरएल क्या है? यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल। किसी भी इंटरनेट सर्वर का या इंटरनेट रिसोर्स का जो कंप्लीट एड्रेस होता है उसको कहते हैं यूआरएल। कंप्लीट एड्रेस मतलब जिस एड्रेस को टाइप करते ही उस रिसोर्स से जानकारी मेरे पास आ जाती है, उसको कहा जाता है यूआरएल या साइट का एड्रेस। इसका पॉपुलर नाम लोग कहते हैं वेबसाइट एड्रेस। बताइए, वेबसाइट बताइए। तो ये जो वेबसाइट एड्रेस है, इसका कंप्लीट एड्रेस अगर लिखा जाएगा कागज पे, तो वो एड्रेस जो बन के तैयार होगा वो कुछ ऐसा होगा जैसे स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है, http:// और ये एक यूआरएल है www.indianrail.gov.in। तो ये जो कंप्लीट नाम बन करके तैयार हुआ है ये यूआरएल कहलाता है। यूआरएल एक प्रकार का यूनिक नाम है, एड्रेस है, जो किसी इंटरनेट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट पे वो लोकेशन कहाँ है उसको आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करता है। नाम क्या है उसका? indianrail.gov.in। http://www। अब इसमें से हर एक क्या है, इसमें सबसे पहले http प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, कोलन और // ये हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये लगेंगे, इनमें बैकस्लैश नहीं होगा। ये आपको जो है एक नंबर का सवाल ये भी दे सकता है कि इसमें ये आपको 4-5 गलत यूआरएल देगा, उसमें से पूछेगा सही यूआरएल बताइए कौन सा है। तो ध्यान रहे, सही यूआरएल में बैकस्लैश नहीं, // http:// www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, यानी एक वेब पेज देखने जा रहे हैं,
सेपरेट करने के लिए स्पेस नहीं होता, सेपरेट करने के लिए इंटरनेट नामों में डॉट लगाया जाता है। तो www के बाद indianrail.gov.in, इंडियन रेल यानी इंडियन रेलवे का है, और .gov.in, gov जो है वो डोमेन नेम है, टॉप लेवल डोमेन नेम। इंडियन रेल फर्स्ट डोमेन नेम है। डोमेन नेम के अंदर दो हिस्से होते हैं, जैसे हमारे नामों में दो हिस्से होते हैं। हम लोगों का नाम में फर्स्ट नेम होता है और हम लोगों का सरनेम होता है। सरनेम डिसाइडेड है, फिक्स है, फर्स्ट नेम आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। तो इंडियन रेल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इंटरनेट में जब वेबसाइट या यूआरएल्स या डिसाइड होता है तो कंपनी का नाम रखा जाता है। तो इंडियन रेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और .gov मतलब गवर्नमेंट। gov यानी सरनेम जो होते हैं इंटरनेट पे, जिस तरह हम लोगों के सरनेम होते हैं वो प्री डिसाइडेड है, उसी तरह इंटरनेट बनाने वाले ने जो डोमेन नेम बनाए हैं उनमें टॉप लेवल डोमेन नेम्स दे आर प्री डिसाइडेड। इनमें .com आता है कॉमर्शियल, .edu एजुकेशनल, .gov गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स रहेंगी या यूआरएल्स रहेंगे उनका टॉप लेवल डोमेन .gov जुड़ेगा, और .in आगे फर्दर कंट्री बेस, क्योंकि gov तो किसी भी और दूसरे कंट्री की भी हो सकती, गवर्नमेंट किसी भी दूसरे कंट्री की होती। तो इसीलिए gov के नाम को और ज्यादा एस्टेब्लिश करने के लिए .in लगाया, यानी इंडिया। in कंट्री बेस्ड डोमेन नेम्स है, और ये अब लगने लगे हैं जो ये बताएंगे ये किस कंट्री का डोमेन है। तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल की, .gov गवर्नमेंट की, .in यानी इंडिया गवर्नमेंट की, इंडियन रेल .gov.in साइट बनकर तैयार हुई। ये नाम कंप्लीट हो गया, और इस कंप्लीट नाम को जो है वो यूआरएल कहते हैं। आगे के सेशन में यूआरएल में हम ये भी देखेंगे कि यूआरएल भी कितने तरह के होते हैं। यूआरएल एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक जो है वो दो टाइप इसके अंदर है। एक हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, और हम इनके बारे में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो प्रकार के यूआरएल्स, इनके क्लासिफिकेशन होंगे। अभी फिलहाल इस सेशन में हम यूआरएल तक ही बस देखेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। आज के सेशन में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में देखा, उसमें हमने पुरानी टोपोलॉजी भी करी और नई टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, www, बेसिक एलिमेंट्स कंप्लीट किए, अपने यूआरएल कंप्लीट किया। कल हम वेब ब्राउजर, हाइपर टेक्स्ट और इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, क्या फर्क है इनके बीच में, ये सब देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस यहीं पे।